जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के हाजिर हूँ। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो दोस्तों पॉलिटी की रहेगी। और पॉलिटी में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रस्तावना। इससे पहले मैं एक क्लास दे चुका हूँ आप लोगों को, प्रस्तावना। हम पढ़ रहे हैं क्या पॉलिटी में? प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। और प्रस्तावना में इससे पहले जो मैंने बात करी थी, इससे पहली जो क्लास निकली थी उसमें मैंने बात करी थी कि किस प्रकार से प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना की थॉट क्या थी, प्रस्तावना का स्रोत क्या था। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना की जो थॉट आई वो हमारे को अमेरिका से मिली, हमने अमेरिका से इस थॉट को लिया। उसके बाद आधार की बात करें तो मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था वो हमारा बेस था, वो हमारी प्रस्तावना का क्या था, बेस था। और प्रस्तावना संविधान का क्या होता है, एक मिरर होता है। प्रस्तावना जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्वीकार कर लिया गया तो उससे ये एक बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भारत का जो संविधान रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। भाई लोकतंत्र रहेगा, गणतंत्र रहेगा, इसमें किस प्रकार से सरकारें फंक्शन करेंगी, किस प्रकार से मंत्री होंगे, क्या वो पूरा का पूरी जो बातें थी वो सारी की सारी हमारे को उस ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था वहां से मिली। और वही हमारी प्रस्तावना का क्या है, बेस है। इसलिए प्रस्तावना से हमारे को क्या हम कह सकते हैं, प्रस्तावना हमारे संविधान का एक आईना है कि ये जो संविधान है किस प्रकार का होगा। इसमें मैंने बात करी थी। उसके बाद बात करी मैंने इसकी लैंग्वेज क्या थी, कहां से ली, तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ये भी मैंने बात करी। उसके बाद जब प्रस्तावना का प्रारंभ किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भाई, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोग, यानी कि पूरी की पूरी जो ताकत थी वो ताकत किसको दे दी गई है, भारत के लोगों को। हम भारत के लोग, उनको जब ताकत दे दी गई तो उन्होंने बताया हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस प्रकार का, ट्रिपल SDR, सॉवरेन होगा, संप्रभुता जिसको बोलते हैं सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, समाजवाद होगा। नंबर 3 पे क्या है, ट्रिपल, जो तीसरा जो S है, जो मैंने बात करी थी आप लोगों से पीछे, ट्रिपल SDR, सॉवरेन होगा भाई, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ये मैंने बात करी थी आप लोगों को इससे पिछली क्लास के अंदर। संप्रभु, उसके बाद ये क्या रहेगा आपका, समाजवाद, उसके बाद ये क्या रहेगा आपका भाई, धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक क्या रहेगा, लोकतंत्र, उसके बाद ये क्या है, गणतंत्र। ये सारी की सारी बातें हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। जब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को बनाएंगे किस प्रकार का, इस प्रकार का राज्य बनाएंगे जिसमें ये पांच खूबियां होंगी। ये बातें हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पिछली क्लास एक बार जरूर देखें, तो आपको ये क्लास समझने में बड़ी आसानी रहेगी भी। हर बार बोलता हूं मैं, क्योंकि कनेक्ट रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भाई जो दूसरे जो टीचर होते कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक कहीं से उठाया, दूसरा कहीं से उठाया, जो अच्छा था वो ला के दे दिया। नहीं, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। जो रेगुलर देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को इस बात का पता है। हम जो अगली क्लास होती है वो हमारी पिछली क्लास से 100% कनेक्ट होती है भाई। वही उसी टॉपिक पे और टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहां पर मैंने बात करी थी पिछली क्लास में कि जब इस प्रकार का क्या होगा, हमारा देश होगा, तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करी थी हमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस में मैंने प्रकार बताए थे आप लोगों को कि किस प्रकार के न्याय मिलेंगे। पॉलिटिकल है। उसके बाद मैंने बात करी थी आपसे कि भाई जो इकोनॉमिक न्याय है, ये सारे के 3 प्रकार के न्यायों का मैंने जिक्र किया था। न्याय मिलेंगे, लिबर्टी मिलेंगी, 4-5 प्रकार की मैंने लिबर्टी भी बताई थी। तो वो सारी की सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन इससे पहले वाली क्लास के अंदर की जा चुकी हैं। अब हम बात करेंगे, जो आज जो बात करने वाले हैं, जहां से हमारा जो टॉपिक सब हो रहा है प्रेम्बल के अंदर प्रस्तावना के अंदर है, वो हम बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे, संप्रभुता या संप्रभु भाई। सो
संप्रभुता या सोवरेन के ऊपर हमें बात करेंगे। अब देखो इस शब्द का अर्थ क्या है। पहले सबसे पहले मैं बात करूं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। एक एक वर्ड का मीनिंग है। प्रियम्बल आपको बहुत ज्यादा समझ में आनी चाहिए ये, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं, 1 मिनट पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई ये हमारे संविधान का क्या है, आईना। सबसे पहले तो मैं एक बात यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दूं, संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ यानी कि स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब है स्वयं का प्रभु, यानी कि जो हमारा देश है वो क्या है, संप्रभुता संपन्न देश है। यानी कि हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से क्या, स्वतंत्र है। हम किसी भी देश के डोमिनियन नहीं है। क्या नहीं है, डोमिनियन नहीं है, डोमिनियन, डोमिनियन नहीं है। हम डोमिनियन थे। हम डोमिनियन किसके थे, हम डोमिनियन थे भाई ब्रिटेन के, आप लोगों को पता है। और हम ब्रिटेन के डोमिनियन कब बने थे, 15 अगस्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई। 1947 में हम ब्रिटेन के डोमिनियन बने थे, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजाद कर दिया गया, उस समय इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन साथ ही मैं बात करूं, इसी डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था वो कब समाप्त किया गया, जिस दिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से, बात करिए मैंने पूर्ण रूप से, ध्यान रखना भाई, जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें पता है पूरी बातों का, और जो नए स्टूडेंट है जो देख रहे हैं 1-2 बार जिन्होंने देखा, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देते हैं सारी, जैसे हरियाणा जी के है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हमने पूरे के पूरे टॉपिक आप से जो संबंधित उज्ज्वल परिवार की तरफ से जो भी आप लोगों की हेल्प हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो इससे संबंधित भी हमने लिंक डाले हुए हैं। चलिए दोस्तों, डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब समाप्त किया गया, समाप्त कब किया गया, 2 चीजें निकल करके आती है। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया कब गया, तो 15 अगस्त 1947 के अंदर जब देश को आजाद किया गया तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। किसका डोमिनियन था, तो ये ब्रिटेन का डोमिनियन बनाया। ब्रिटेन स्टेट, ब्रिटेन जो देश था उसके हम गुलाम रहे हैं, आप सब लोगों को पता, कोई नई बात नहीं है। लेकिन समाप्त कब किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 का डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया भाई। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बात पता होनी चाहिए। संप्रभुता की बात चल रही थी, यानी कि स्वयं का प्रभु, खुद का डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो खुद के अंदर है। किसी भी प्रकार का, किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप हमारे ऊपर नहीं है। भारत एक पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न देश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा गहरा नहीं है, आपको पता होनी चाहिए भाई। 1949 राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण करी। भारत ने राष्ट्रमंडल जो देश थे उन देशों की क्या सदस्यता ग्रहण करी, जिसको कॉमनवेल्थ स्टेट भी बोलते हैं। जो कॉमनवेल्थ जिसकी मैंने बात करी आप लोगों से, राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता हासिल करी, कब करी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1949 में। साथ ही से हम ये भी कह सकते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन, इसका जो जिसे हम इस नाम से जानते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन का सदस्य कब बना, तो उस समय जब बना था ये कब, 1949 के अंदर। यहां पर जो बात समझने वाली है, जो संप्रभुता से कनेक्ट करती है, वो बात ये है दोस्तों, यहां पर इस राष्ट्रमंडल का जो अध्यक्ष जो बना, या कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन का जो अध्यक्ष बना, वो कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या मान लिया गया, अध्यक्ष मान लिया गया। और यहां पर यह बात हमारी संप्रभुता को, ध्यान रखना, हमारी संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। थोड़ा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन तो ये बनता है कि राष्ट्रमंडल देशों का सदस्यता कब ग्रहण करी, तो 1949 में करी। इसमें कौन से देश शामिल हैं, तो इसके अंदर वो देश शामिल है जिनके ऊपर ब्रिटेन का शासन रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए बात करें, हम यहां संप्रभुता से चल रही है अभी बात, तो संप्रभुता स्वयं का प्रभु। और हमारा जो देश है आज की डेट में, आज की तारीख में 15 अगस्त 1947 के बाद
हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हम बाहरी और आंतरिक मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी कि खुद का प्रभु, स्वयं का प्रभु। अब मैं एक बार इसके प्रकार की बात करूंगा। यहाँ मेरे ख्याल में आप लोगों को संप्रभुता का अर्थ समझ में आ चुका होगा। देखिए, और आ जाएगा जब मैं प्रकार की बात करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका अर्थ। नंबर 1, संप्रभुता की जो प्रकार की बात करें, ये प्रकार आप लोगों के सामने है। देखिए, आंतरिक संप्रभुता। नंबर 2 पे है, नंबर 1, देखिए नंबर 1 पे है आंतरिक, इंटरनल लिख लो इसको, इंटरनल सॉवरेन। नंबर 2 पे रहेगी आपकी एक्सटर्नल। नंबर 3 पे रहेगी आपकी नॉमिनल। नंबर 4 पे रहेगी आपकी रियल। और नंबर 5 पे रहेगी आपकी लीगल। अब देखो दोस्तों, जो संप्रभुता के प्रकार की बात करें तो जो संप्रभुता है वो 5 प्रकार की है। संप्रभुता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। एक्सटर्नल की बात करें तो बाहरी संप्रभुता, यानी कि सीमाओं से बाहर बाहरी संप्रभुता। नंबर 1 पे मैंने क्या लिखा? ये भाई ऊपर नीचे है, ये यहां पे आ जाएगा आपका एक्सटर्नल और यहां पे इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता की बात करूं मैं, यानी कि सीमाओं से बाहर, यानी कि जैसे ये भारत है, भारत की सीमाओं से बाहर, भारत क्या है? सीमाओं से बाहर अपने निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि मान लिया फॉर एग्जांपल, यहां पर कोई, जैसे बांग्लादेश का उदाहरण दे, यहां पर कोई जमीन का टुकड़ा है, इसको अपने साथ मिला सकता है इसकी मर्जी से अपने साथ, या किसी मतलब किसी जो हिस्से को छोड़ भी सकता है। मतलब ये कि खुद की जो सीमाएं हैं उनको, या सीमाओं से बाहर जो निर्णय है वो भारत खुद लेगा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा। किसी हिस्से को छोड़ भी सकता है और किसी हिस्से को ऐड भी कर सकता है। इसके लिए भारत क्या है? बिल्कुल फ्री है, कोई बॉस नहीं है भारत का। भारत का बॉस भारत की खुद की सरकार है, भारत की खुद की गवर्नमेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है बाहरी। और बात करें इंटरनल, अंदर की, यानी कि जो भारत के अंदर जो निर्णय लेने के लिए जो भारत की सरकार है, भारत की जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या है? वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो पहली बात मैंने करी, इन दोनों को जोड़ के देखें। एक्सटर्नल, बाहरी संप्रभुता भारत के अंदर है। एक्सटर्नल संप्रभुता क्या है आप लोगों को पता लगा, यानी कि सीमाओं से बाहर किसी भी हिस्से को छोड़ सकते हैं या किसी हिस्से को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत के पास है, संप्रभुता भारत के पास है। उसके बाद करें इंटरनल, भारत आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से आजाद है। उसके ऊपर कोई बाहर का देश आकर के कोई हक नहीं जमा सकता कि आप ये निर्णय नहीं लेंगे। आप कोई समझौता, जैसे किसी 2 स्टेटों को मिला के एक स्टेट करना या किसी स्टेट के टुकड़े करने, या कोई भी गवर्नमेंट का जो निर्णय है उसके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और इसका आपको ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूं। कौन सा? J&K धारा 370 370 जो समाप्त किया गया है, वो आप लोगों को पता है। J&K को क्या किया गया? स्टेट था, उसको क्या बना दिया गया? अभी यूनिटरी बना दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनिटरी। उसके बाद बात करूं आंतरिक, वो अंदर का निर्णय था, तो क्या है? उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हालांकि हमारे मित्र जो देश हैं वो ऑब्जेक्शन हाय तौबा करके रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद करें नॉमिनल संप्रभुता। 2 क्लियर होगी। एक्सटर्नल, एक बार फिर रिवाइज करो। एक्सटर्नल, जो भारत बाहर के निर्णय लेने के लिए आ जाए, किसी भी देश के साथ समझौता कर सकता है, किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है, किसी भी देश के साथ अपनी सीमाएं घटा और बढ़ा सकता है, आजाद है। इज दैट क्लियर? एंड दैट सेकंड की बात करें इंटरनल, तो जो भारत की गवर्नमेंट है अंदर अपने कैसे भी स्टेटों के साथ कोई भी नियम, कोई भी लॉ, कोई भी कानून बना सकती है। ये आजादी भारत को, ये संप्रभुता भारत को हासिल है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करी मैंने नॉमिनल सॉवरेन। नॉमिनल सॉवरेन का मतलब नाम मात्र,
नाम मात्र की जो संप्रभुता है, भारत में नाम मात्र की जो संप्रभुता है वो किसके पास है? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बात करिए, हेड ऑफ नेशन कौन है? हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन कौन है? तो हेड ऑफ नेशन कौन है? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ नेशन है। और हेड ऑफ नेशन के पास क्या है? नॉमिनल जो संप्रभुता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाम मात्र की संप्रभुता इनमें से किसके पास है? इनमें से, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति के पास क्या है? नाम मात्र की संप्रभुता है। अगली जो बात करूं मैं, रियल सोवरन, यानी कि वास्तविक संप्रभुता। भाई वास्तविक संप्रभुता, यानी कि जो वास्तविक जो संप्रभुता है ये किसके पास है? वास्तविक संप्रभुता, तो ये जो वास्तविक संप्रभुता ये हमारे पीएम के पास है। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो रियल जो ताकत है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए हम मानते हैं कि जो हमारी जो वास्तविक जो क्या बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेन, वो किसके पास है? हमारे पीएम साहब के पास है। वास्तविक संप्रभुता या रियल जो सोवरेन है वो किसके पास है? पीएम के पास है। ये भी आप लोगों को पता हो गया। उसके बाद बात करें लीगल, कानूनी जो संप्रभुता है वो किसके पास है? कानूनी संप्रभुता, बड़े ध्यान से सुनना भाई, कानूनी ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या संविधान। जो लीगल जो सोवरेन है, कानूनी जो संप्रभुता वो किसके पास है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, संविधान के पास है रियल संप्रभुता। देखिए दोस्तों, कोई बात समझ में नहीं आती है, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, जो लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ अलग अलग निकल करके आता है और हमें प्रत्येक वर्ड के ऊपर बात करनी पड़ेगी, प्रत्येक शब्द के मतलब समझना पड़ेगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो लगातार 5-6 घंटे इन शब्दों पे बोला जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ मोटा तौर पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को जो पता होना चाहिए उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को। उससे पहले मैं भाई ये बताऊं आप लोगों को, आप लोग कमेंट्स जरूर करें। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और आप लोग हमारे को जो आपके कमेंट्स हैं वो हमें चार्ज का काम करते हैं। मैं काफ़ी बार बोलता हूं, लेकिन कुछ लोग ही हैं वही हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अच्छा लगता तो अच्छा करिए, अगर खराब लगता तो आप खराब कर सकते हैं, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। सर इट्स रॉन्ग, यह गलत है, आप इसे ठीक करिए, आप इसको ऐसे पढ़ाइए, तो हम आपके अनुसार चलेंगे, ना कि आप हमारे अनुसार चलेंगे। हमारा तो मकसद ये जो लॉकडाउन रहा है, आप लोगों को पता है, सबको पता है, मुझे कुछ अर्न नहीं हो रहा है इससे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो पढ़ाई के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, जो डिस्ट्रैक्शन जो आपके टारगेट के बीच में आके खड़ा हुआ है, ये कोविड-19 के नाम से जो ये बीमारी, जो ये वैश्विक महामारी जिसमें लाखों लोग अब तक भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उसके तहत जो ये कंडीशंस बनी है, इस कंडीशंस में मैं आप लोगों के बीच में ये जो लेके आ रहा हूँ, और मे बी आई थिंक पूरे के पूरे सब्जेक्ट अगर मैं एक आध को छोड़ दूं तो, और वो भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। बस काम है आप लोगों का पढ़ना, आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों से तो सिर्फ हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया करके कमेंट्स करिए, ताकि हमें पता रहे हम किस वे में जा रहे हैं। बाकी तो हमें पता ही हम कहाँ जा रहे हैं, वो कोई मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखिए, मैंने बात करी आज प्रस्तावना के प्रेम्बल की, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, आप लोगों को कनेक्टिविटी देने की कोशिश करी। उसके बाद जो बात हुई है, बात क्या है भाई, हम भारत को किस प्रकार का देश बनाएंगे। भारत को हम इस प्रकार का 5 जो SSDR है, इसमें सोवरेन है, सेकुलर, उसके बाद सोशलिस्ट है, पहले सोशलिस्ट है, उसके बाद सेकुलर है, उसके बाद फिर अपना ये डेमोक्रेसी है, उसके बाद क्या है जो रिपब्लिक है। इस प्रकार का हम देश बनाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, उसके ऊपर हमने बात करी थी, शुरू करी थी। उसके बाद मैंने बात करी किसकी संप्रभुता की, यानी कि जो स्वयं का प्रभु निर्णय लेने के लिए आजाद हो। किस प्रकार के निर्णय, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए जो देश आजाद है वो संप्रभु है, स्वयं का प्रभु, उसके ऊपर कोई प्रभु नहीं है, उसके ऊपर किसी का आदेश नहीं चलेगा। दैट्स मीन्स
क्या है, संप्रभुता। दैट्स मीन्स क्या है, सोवरेन। वो क्या है, सोवरेन। भारत एक सोवरेन कंट्री होगा, ये हमें पहले एस के ऊपर मैंने बात करी। तो संप्रभुता की मैंने बात करी, उससे जुड़ी मैंने आप लोगों को बताई कि डोमिनियन। डोमिनियन क्या है, डोमिनियन जैसे भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया गया था कब, 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था, और वो समाप्त कब हुआ, 26 जैन 1950 में क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया। 26 जनवरी 1950 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या था, समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत डोमिनियन कब तक रहा, भारत को डोमिनियन का दर्जा कब दिया गया, और भारत को डोमिनियन का दर्जा कब समाप्त किया गया, भारत किसका डोमिनियन था, इज दैट क्लियर। एंड देन बात करूं मैं उसके राष्ट्रमंडल देश हो गया, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस का सदस्य कब बना, 1949 के अंदर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस का सदस्य बना। और उसी जब ये सदस्यता इसने ग्रहण करी तो इसने क्या किया था, ब्रिटेन को क्या बना दिया था, ब्रिटेन को हमारी तरफ से क्या था भाई, ब्रिटेन इसका मुखिया रहेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ जो ग्रुप ऑफ नेशन है उसमें कौन से देश शामिल हैं, तो वो देश शामिल है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो देश शामिल है जो देश कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। 1949 में भारत ने इसकी क्या सदस्यता हासिल कर ली थी। उसके बाद बात करी कि मैंने सोवरेन है जो संप्रभुता है, संप्रभुता के प्रकार की मैंने आप लोगों के बीच में बात करी, 5 प्रकार के संप्रभुता हासिल है। कौन कौन सी होती है, पहली एक्सटर्नल है, बाहरी संप्रभुता, बाहर देश सीमा के बाहर भी निर्णय लेने के लिए भारत क्या है, आजाद है। एंड देन दूसरी जो मैंने बात करी, किसकी बात करी, इंटरनल, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नॉमिनल की बात करी मैंने, नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता। किसके बाद, हेड ऑफ नेशन। तो मेरे दोस्तों हेड ऑफ नेशन कौन है, तो हेड ऑफ नेशन हमारे राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति क्या, गणतंत्र, भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र गणराज्य है। तो गणराज्य जो क्या बोलते हैं उसको, रिपब्लिक है, गणराज्य है। तो रिपब्लिक कौन से देश रिपब्लिक है, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। हमने लोकतंत्र की जो व्यवस्था ली है, कहाँ से ली है मेरे दोस्तों, लोकतंत्र की जो व्यवस्था ली हमने कहाँ से ली, हमने लोकतंत्र, क्योंकि हमारे ऊपर काफी दिन तक अंग्रेजों का क्या रहा, अधिकार रहा, तो वहां पर लोकतंत्र है। लेकिन उनके लोकतंत्र में हमारे लोकतंत्र में फर्क है, क्योंकि हम क्या, हमारा लोकतंत्र एक गणराज्य है। यानी कि यहां पर जो हेड ऑफ नेशन है, यहां पे एक बात क्लियर ये हो रही है कि जहां पर हेड ऑफ नेशन का जो चुनाव किया जाए वही क्या है, रिपब्लिक है, वही क्या, गणराज्य है। लेकिन जहां पर पैतृक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बन के आते हैं, जहां पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं किया जाता है, वो रिपब्लिक कंट्री नहीं होता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल जो नाम मात्र की जो संप्रभुता सोवरेन है, नॉमिनल सोवरेन किसके अंदर निहित है, तो राष्ट्रपति के अंदर नॉमिनल सोवरेन निहित है। एंड देन बात करें रियल सोवरेन किसके, तो भारत के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, रियल सोवरेन रखते हैं। भारत की जो सरकार है, सरकार के हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री हैं, तो वो रियल जो सोवरेन है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास है। उसके बाद लीगल की बात करी मैंने कि कानूनी संप्रभुता कहाँ है, तो कानूनी संप्रभुता मेरे दोस्तों भारत के संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही भारत की जो लीगल संप्रभु या सोवरेन है, संप्रभुता है, वो क्या है, निहित है। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए ये बात मेरी तरफ से। यदि फिर भी आपका कोई पॉइंट छूट गया है या आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई, आप लोगों के पास 1 मिनट है, उसके बाद फिर हम बात आगे करेंगे भाई। चलिए भाई, मैं रफ कर रहा हूं इसको, शायद हो गया होगा आपका। ओके, जो दूसरा जो वर्ड है दोस्तों, मैंने जहां ट्रिपल SDR की बात करी थी, तो दूसरा पहला एक S आप लोगों का क्लियर हो चुका है। एक S आप लोगों का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है भाई। भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो। ये जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सुनने में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आपकी मेहनत है वो कभी खराब नहीं जाती, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी झूठ नहीं होती। ठीक है, तो जो आप लोग अब जो मेहनत करेंगे वो आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगी। लॉकडाउन आप लोगों ने काटा या लॉकडाउन का आपने प्रयोग किया, बस मेरी 2 ही बातें हैं। जब भी कभी मेरे स्टूडेंट का मेरे से आमना सामना हुआ, 100% मेरी तरफ से क्वेश्चन फायर होगा आप लोगों को, तो सोच के रखना भाई क्या है क्या नहीं। चलिए दोस्त, अगली बात करते हैं हम। अगला जो S है, इस S से क्या बनेगा आपका, सोशलिस्ट।
इस एस से क्या बनेगा आपका, सोशलिस्ट बन गया, यानी कि समाजवाद। एक वर्ड है आप लोगों के सामने अब समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, समाजवाद, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं, मूल रूप से ये भारत की प्रस्तावना में, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना थी, मूल रूप से ये प्रस्तावना में नहीं था, इसको जोड़ा गया है। समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन सीधा सा आ जाएगा कि प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया, प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था, ये 1976 में। समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया है, मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से ये हमारी प्रस्तावना के अंदर था नहीं, और इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यहां तक पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि समाजवाद जो शब्द है, एक प्रकार का क्या है, ये आइडियोलॉजी है, एक प्रकार का विचार है, और सीधी सीधी भाषा में मैं बात करूं तो इसका संबंध किससे, अर्थव्यवस्था से। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे, देखिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला, ये एक आइडियोलॉजी है, और इसका समाजवाद का जो संबंध है सीधा सीधा किससे है भाई, सीधी बात करूं तो मैं अर्थव्यवस्था से है, कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की हो। जो आइडियोलॉजी है ये क्या मतलब, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी, उस पर किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, पब्लिक का कंट्रोल होगा, समाज का कंट्रोल होगा, या इंडिविजुअल कंट्रोल होगा, मजदूरों का कंट्रोल होगा, किस प्रकार की यहां पर जो व्यवस्था रहेगी, वो इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है, कि अर्थव्यवस्था के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से भारत में, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी, ये बात यहां पर आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात मैं ये करूं, ऐसा नहीं है कि समाजवाद शब्द का संविधान के अंदर पहले कभी भी जिक्र नहीं किया गया, अंतर्निहित हमारे संविधान के अंदर समाजवाद था। अंतर्निहित का मतलब होता है कि सामने हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक होता है, जो अर्थ होता है, अंतर्निहित का मतलब होता है अंदर, या मैं बात करूं उसका अर्थ ये निकले एक गुण रूप से। तो जो अर्थ की बात करी थी, खैर 42वें संविधान संशोधन के बाद तो क्या कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले समाजवाद का जिक्र ही नहीं था, अंतर्निहित था हमारे संविधान में। कहां पर था, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, राज्य के नीति निर्देशक, जो सिद्धांत हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे को समाजवाद देखने को मिलता है, उनमें हमारे को कहीं ना कहीं समाजवाद देखने को मिलता है। अब उसी चीज को इन्होंने क्या कर दिया, स्पष्ट रूप से जोड़ दिया भाई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ दिया भाई, किसमें, प्रस्तावना के अंदर। और समाजवाद का सीधा जो जो कनेक्शन है वो अर्थव्यवस्था से है, कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ये समाजवाद शब्द का अर्थ है। यहां पर मैं बता दूं आपको, 1955 में अवार्डी प्रस्ताव पारित करवाया था कांग्रेस ने अवार्डी प्रस्ताव पारित करवाया था, और समाजवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता है, अवार्डी प्रस्ताव किसने पारित करवाया था, तो अवार्डी प्रस्ताव पारित करवाया था कांग्रेस ने, और कब कराया था, 1955 में। और यहीं से समाजवाद, और फिर इन्होंने जो समाजवाद की तरह, जो समाजवाद की जो व्यवस्था है उसकी तरह यहाँ पर क्या करना प्रारंभ कर दिया, मतलब जो यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार इन्होंने लागू करना यहाँ पर प्रारंभ किया गया इस प्रस्ताव के बाद। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या हो गया, ये बिल्कुल ओपन हो गया, और ये ओपन वर्ड आप लोगों के बीच में आ गया। यहां पर ये आप लोगों को एक दो जो बात मैंने यहाँ पर बताई, आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है यहाँ पर, देखिए जो भारत है
इससे पहले भारत ने ये जो समाजवाद शब्द था, ये था कहां? समाजवाद जो शब्द था ये रूस में था भाई। रूस से समाजवाद शब्द लिया, रशिया से, यूएसएसआर सॉरी रूस से रशिया से लिया। एंड देन मैं उसके बाद बात करूं आप लोगों से, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करूं मैं समाजवाद की, तो समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। ध्यान रखना इस बात को, लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत के अंदर। अब देखो एक बार थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाएंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर शायद ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास होती तो आप लोग क्वेश्चन कर भी देते भाई। ये एक थोड़ी सी असुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगा, सामने होते तो शायद ऐसा हो जाता। बहुत जल्दी हम लोग आपने सामने होंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो भगवान ने चाहा तो। चलिए, और आप लोग चाहेंगे तो, आप लोग कैसे चाहेंगे तो आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। मैंने एक बार मैं बताता हूं आपको, मैंने बात करी समाजवाद की। समाजवाद पे मैंने पहली बात ये करी कि मूल रूप से ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, हमारी प्रस्तावना में नहीं था। इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ? ये 1976 के अंदर इसको जोड़ा गया। यहाँ पे एक दिमाग बात हमारे आती होगी कि इससे पहले हमारे संविधान के अंदर समाजवाद शब्द नहीं था। था भाई, अंतर नहीं था। किसमें था? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत, उनके अंदर अंतर नहीं था। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, समाजवाद शब्द जोड़ने से पहले क्या भारत के संविधान में समाजवाद शब्द था? यस, अंतर नहीं था। किसमें नहीं था? तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनके अंदर था। उसके बाद बात करी मैंने संविधान इसके समाजवाद का अर्थ। तो समाजवाद का अर्थ सीधा सा है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उस पर किसका हक होगा? गवर्नमेंट का हक होगा, समाज का हक होगा, पब्लिक का हक होगा, मजदूरों का हक होगा, किसका हक होगा? ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अर्थ आप लोगों को पता लग गया, और सीधा इसका कनेक्ट क्या है? अर्थव्यवस्था से। समाजवाद शब्द का सीधा अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था से। और ये वेस्ट टू ईस्ट चला है। आगे मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग ये 2-3 जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये आप एक बार नोट करो जल्दी भाई। और यहां पर एक चीज और देखेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक बात बोली थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है, देखो किसी भी चीज का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी, इसका जो उद्देश्य है आप लोग एक बार नोट करेंगे। गरीबी है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। वह अवसर की असमानता। ओके, देखिए यहां पर मैंने बात करी लोकतांत्रिक समाजवाद का जिक्र किया मैंने। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, आपको पता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि कोई भी चीज होती है, कोई भी बात होती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे उद्देश्य जो दिया गया है वो ये है, गरीबी, उपेक्षा। गरीबी का मतलब आप लोग समझते हैं, उपेक्षा का मतलब ये होता है किसी को मतलब तुच्छ नजर से देखना, किसी को छोड़ देना, किसी की उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब छोड़ देना। उसके बाद बीमारी, बीमारी भी आप लोग समझते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, और खास करके या बीमारी से मुझे एक बात याद आ गई, लव इज सीरियस डिजीज, प्यार एक खतरनाक बीमारी है। ये शब्द किसके थे? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए। प्यार एक खतरनाक बीमारी है, ये शब्द किसने कहे और वो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए। हर क्लास में मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, 2-4 लोग मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। क्या बाकी अनपढ़ है भाई, या मेरा पढ़ाना बेकार है सारा का सारा? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जवाब देंगे और बिना देखे देंगे। मैं देखना चाहूंगा कि, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। बीमारी से मुझे याद आ गया, प्यार एक खतरनाक बीमारी, ये शब्द किसने कहे थे? तो इसका आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है भाई? ओके। उसके बाद अवसर की असमानता को समाप्त करना। अवसर की असमानता यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी को अवसर में जो असमान, यानी कि किसी को तो 4 अवसर दे दिए,
कि भाई फलाना फलाना किसी इससे संबंध रखता है, ये पैसे वाला है, इसको 5 अवसर दे दो, ये गरीब है, इसको 2 अवसर दे दो। नहीं, अवसर की असमानता को क्या करना, समाप्त करना। ये सारी की सारी बातें आप एक बार इसको नोट करें, ताकि फिर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ूं, फिर मैं इसको रफ करूंगा भाई। और ये जो चीजें थी, ये किसने बोली थी? सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था भाई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि जो उद्देश्य, किसका उद्देश्य? लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, यहां पे एक चीज और रहेगी, आप लोग नोट कर चुके होंगे, एक चीज और नोट करें। यहां पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो समाजवाद है, इसके ऊपर किसका प्रभाव रहा? समाजवाद के ऊपर, समाजवाद पर किसका प्रभाव रहा? प्रभाव, तो मैं बात करूं गांधीवादी विचारों का, गांधीवादी विचार या मार्क्सवादी विचारधारा का क्या रहा है? प्रभाव रहा। और इनमें भी सबसे ज्यादा बात करें हम तो किसका? गांधी का। गांधीवादी विचारधारा का किस पर? समाजवाद पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई समाजवाद पर किसका प्रभाव रहा? तो मार्क्सवादी का, और किसका? गांधीवादी का। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, मैं रफ कर रहा हूँ, काफी हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़े। समाजवाद बहुत बढ़िया शब्द है भाई, अर्थव्यवस्था। इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक बार कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे, वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, दुनिया में कितने प्रकार के, 3-4 प्रकार की जो प्रमुख आइडियोलॉजी हुई हैं। जैसे उदारवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है। जैसे बात करें उदारवाद है, मार्क्सवाद है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है समाजवाद, नंबर 4 पे है साम्यवाद। ओके, देखिए भाई, उदारवाद, लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं, उदारवाद, इसके जनक कौन थे? जोहन लॉक। ये जो विचारधारा थी किसकी थी? जोहन लॉक। ध्यान रखना भाई इसका। उसके बाद मार्क्सवाद किसकी विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स। समाजवाद किसकी थी? लेनिन। और साम्यवादी किसकी थी भाई? माओ त्से तुंग। देखिए, दुनिया में क्या हुई है, एक विचारधाराएं आई हैं। आपको समाजवाद और बढ़िया बेहतरीन समझ में आ जाएगा। मैं कंपेयर करूंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा समाजवाद कैसे क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे विचारक हुए और उन्होंने अपनी अपनी क्या करी है? आइडियोलॉजी प्रस्तुत करी, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ पे एक विचार है लिबरलिज्म है, उसके बाद मार्क्सिज्म है, उसके बाद ये अपना सोशलिज्म है, एंड उसके बाद है ये आपका साम्यवाद जिसको बोले तो उदारवाद के जनक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो एक बार। उदारवाद के जनक कौन थे? जोहन लॉक थे। मार्क्सवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। समाजवाद के जनक कौन है? लेनिन है। एंड देन बात करूं मैं इसकी साम्यवाद के जनक कौन है? माओ त्से तुंग। साम्यवाद के जनक कौन है? माओ त्से तुंग है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ओके, यहां पर देखिए, समय मेरा मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, क्लास ऑफ करनी पड़ेगी मेरे को, मजबूरी है। जब आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करा। हम पढ़ रहे हैं
अपने प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना में मैंने जिक्र किया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, हमने बताया था ट्रिपल SDR बनाएंगे, आप लोगों को पता है। उसके बाद हमें मिलेगा क्या, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, हमारे को स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे को समानता मिलेगी, वो सारी की सारी बातें करी। उसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग किया कहाँ से, संप्रभुता। संप्रभुता होती क्या, जो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, संप्रभुता। संप्रभुता होती क्या, संप्रभुता का अर्थ पढ़ा हमने, संप्रभुता के प्रकार पढ़े हमने। संप्रभुता 5 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने जिक्र किया था आपको एक्सटर्नल सोवरेन, एक्सटर्नल संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता मतलब, और अंदर की आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल जो सोवरेन है। उसके बाद रियल नॉमिनल की बात करी मैंने, फिर रियल की बात करी, फिर मैंने लीगल की बात करी, और उसके बाद फिर हमने बात किया कि सोशलिस्ट की बात करी। किसकी, अगला जो पॉइंट आया हमारा दूसरा जो ऐसा है सोशलिस्ट, उसकी बात करी। सोशलिस्ट समाजवाद की बात करी। समाजवाद है क्या, इसका सीधी सी बात यह है कि इसका संबंध किससे, अर्थव्यवस्था से है। यहाँ पर मैंने बताया समाजवाद का संबंध किससे, अर्थव्यवस्था से है। और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, किसका, किन लोगों का उस पर हक होगा, कैसे कैसे वो हुई, ये चारों की चारों चीजें अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चारों के चारों शब्द जो मैंने लिखे आप लोगों के सामने, उदारवाद ये भी अर्थव्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उदारवाद में बोल दिया कि भाई पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया गवर्नमेंट का होना चाहिए पूरा का पूरा, किसी ने बोल दिया भाई नहीं, ये तो जो मजदूर लोग काम करते हैं इनका होना चाहिए, दुनिया के सारे मजदूर आप लोग इकट्ठे हो जाओ, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर आपका हक है, जो पूंजीपति उनका कोई हक नहीं है। समाजवाद ने क्या बोला, नहीं भाई ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। समाजवाद ने क्या बोला, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, आप एक काम करो, ये लोग क्या करेंगे, समाज के द्वारा एक सरकार चुनो, वो सरकार इस अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करेगी। उसके बाद साम्यवादियों ने क्या बोला, नहीं भाई, साम्यवादियों ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी एक ऐसा करो कि कुछ लोगों का एक समूह बनाओ और वो सरकार बनाएगी, और वो सीधा किस पे, अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखेगी। और लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया निकल कर कहता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मेरे ख्याल में जो प्रेम्बल चल रही है हमारी, आप लोगों का जो बेसिक है वो बहुत बेहतरीन क्लियर हो रहा है। यहीं पर मेरा समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना तो बेकार है, वैसे भी करना तो आप लोगों ने अपनी मर्जी है। रिक्वेस्ट यही थी कि बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। डू दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।